हेलो स्टूडेंट, यहाँ पढ़ेंगे समास के प्रकार, उसी को ही भेद बोलते हैं। साथ ही परिभाषा पढ़ेंगे और पूरा डिटेल वीडियो समास का इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो ज़रूर बने रहे वीडियो में अंत तक। देखिए, सबसे पहले समास की परिभाषा देखते हैं। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। शब्दों बोलेंगे या फिर पदों बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं पुरुषोत्तम। उदाहरण में देखिए ये क्या है, जैसे कि करके पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में उत्तम है उसका संक्षिप्त रूप क्या हो गया? पुरुषोत्तम। इसी के अनुसार, समय के अनुसार है, उसका संक्षिप्त रूप क्या हो गया? यथा समय हो गया। तो ये क्या है? ये समास कहलाएगा, ठीक है। और जो पुरुषों में उत्तम, समय के अनुसार, एक क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जब समास का विग्रह करने बोलेंगे, यथा समय का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समय के अनुसार। तो संयुक्त पदों को पृथक पृथक करना या बोल सकते हैं अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो इतना क्या हो गया? ये समास के बारे में हो गया। अब देखिए, इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकार के बारे में देखते हैं। समास के जो भेद है उसी को बोलते हैं प्रकार। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और छठवां बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो या फिर उसी को बोलते हैं अव्ययवाची हो, तो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, पहला पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग। जैसे कि उदाहरण पहले देखेंगे फिर यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जैसे कि यथा समय है, आज जन्म है, या बेअसर है, प्रतिदिन है, ये सभी जो उदाहरण है इसके, प्रतिपल, प्रतिमास, आमरण, आजीवन, आकंठ, भरपेट, ठीक है। या फिर जैसे कि दिन दिन, गांव गांव, रातों रात, हाथों हाथ, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास के अंदर आते हैं। जैसे कि देखिए, यथा समय में यथा क्या है? उपसर्ग हो गया। प्रति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जो आजन्म है उसमें आ उपसर्ग हो गया। बेअसर में बेअस क्या है? उपसर्ग हो गया। भरपेट में क्या है? भर जो है उपसर्ग हो गया। इसी तरीके से इनके अलावा और कैसे शब्द? जैसे कि सेम, जैसे कि दिन दिन, गांव गांव, रातों रात, मतलब दोनों के अर्थ क्या है? या दोनों समान हो। जैसे कि दोनों समान है, जैसे दिन दिन, गांव गांव बोलते रहे, रातों रात या हाथों हाथ, ये क्या है? सेम है। तो ये सभी क्या रहते हैं? या दोनों समान हो, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। पहचानने के लिए अगर देंगे तो किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि पहला शब्द क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा, या तो क्या है? दोनों जो शब्द रहेंगे वो समान होंगे, तो ये क्या है? अव्ययी भाव। अब पढ़ेंगे, देखिए दूसरा, यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरा नंबर जो समास है वो है द्विगु समास को पढ़ लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, आगे पीछे हो गया है। द्वंद्व समास वहाँ पर लिखे हूँ, लेकिन क्या है, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? अब देखिए, जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक हो, यहाँ पर मेन क्या है? संख्यावाचक शब्द होता है, तो वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे कि देखिए, हमेशा क्या रहे? शुरू में संख्यावाची शब्द रहेंगे। उदाहरण देखिए, और हमेशा समूह बनाएगा। जैसे कि देखिए, समूह बनाएगा मतलब क्या है? उदाहरण देखेंगे, जैसे कि अष्टाध्यायी हो गया, पंचवटी हो गया, पंचामृत हो गया, पंचतंत्र, पंजाब, त्रिफला, त्रिलोक, त्रिभुवन, नवरत्न, चौराहा, चौपाई, सटरस, ये सभी में क्या है? ये सभी में क्या है? कहीं ना कहीं क्या है? संख्यावाची शब्द आ रहा है, संख्या आ रहा है। जो पंच है, ठीक है, अष्ट है, सभी में क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। तो ये सभी क्या रहते हैं? द्विगु समास के उदाहरण है, और ये सभी समूह बनाते हैं। जैसे अष्टाध्यायी में क्या है? अष्ट अध्यायों का समाहार। पंचवटी में पंचवटों का समाहार। समाहार मतलब क्या है? एक है, समूह बना रहा है। पंचामृत में पंचतंत्रों का समाहार, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, और भी उदाहरण है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का जो है समाहार। चौराहा है तो 4 राहों का समाहार। तो इसी तरीके से क्या है? ये द्विगु समास है। तो पहचानने का तरीका क्या है कि जो पूर्व पद रहेगा वो संख्यावाची रहेगा और हमेशा क्या रहे? समूह बनाएगा। कर्मधारय समास। तीसरा क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। तो देखिए, यहाँ पर कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास में मतलब क्या रहता है? एक पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। मतलब जिस समास में पूर्व पद
क्या हो, उपमेय हो या फिर विशेषण बोलते हैं, और दूसरा पद उपमान या फिर विशेष्य हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मेन समझना है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, नीलकमल, नीलकंठ, नीलांबर, पीतांबर, ठीक है, विद्याधन, वंचामृत, और बहुत से उदाहरण है, श्वेतांबर, लाल टोपी, कमर, कलन, श्याम, चंद्रमुख, मृगलोचन, नरसिंह, नवयुवक, ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो नीलकमल है, तो यहाँ पर नीला है जो कमल, मतलब क्या है, विशेषता बता रहा है, एक पद दूसरे पद की विशेषता। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलांबर, नीला है जो अंबर, पीतांबर, पीत है जो अंबर, विद्याधन, विद्या रूपी धन, वंचामृत, वंचन रूपी अमृत। तो इस तरीके से क्या है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलते हैं कर्मधारय समास। अब चौथा पढ़ेंगे, देखिए, चौथा है द्वंद्व समास। देखिए, वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद अर्थ एवं महत्व की दृष्टि से दोनों पद समान हो, से द्वंद्व समास कहते हैं। जैसा बोलेंगे, दोनों पदों को मिलाते समय, ठीक है, योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। हमेशा यहाँ पर देखिए, ये वाला चिन्ह ऐसे जो डेस करते हैं, दोनों के बीच में क्या रहता है, ये चिन्ह रहता है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। और ये क्या होगा, जब दो पदों को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, समाप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर है, वह समास जिसका प्रथम तथा द्वितीय पद का अर्थ एवं महत्व की दृष्टि से दोनों पद क्या हो, समान हो, अर्थ और महत्व की। जैसे कि देखिए, दाल रोटी, तो दाल का भी उतना महत्व है, उदाहरण में देखेंगे, और रोटी का भी उतना महत्व है, मतलब दोनों पद क्या है, समान है, मतलब अर्थ और महत्व की दृष्टि से दोनों पद समान हो, उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। और उदाहरण में देखेंगे, दाल रोटी, तो दाल का भी जितना महत्व है उतना ही क्या है, रोटी का महत्व है, तो दोनों पद क्या हो गया, समान हो गया। अब जब इसको एक साथ लिखते हैं, देखिए, दाल रोटी में क्या है, योजक चिन्ह है, और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो दाल और रोटी लिख रहे हैं, तो योजक चिन्ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। तो इसको याद रखना है द्वंद्व समास में। भाई बहन दिया है, तो भाई बहन क्या है, इसी के उदाहरण है द्वंद्व समास के। भाई का जितना महत्व, बहन का मतलब क्या है, योजक चिन्ह क्या है, भाई और बहन हो जाएगा। लड़का लड़की, लड़का और लड़की, तो योजक चिन्ह क्या हो जाएगा, समाप्त। तो इसी तरीके से रुपया पैसा, पति पत्नी, साग पान, राधा कृष्ण, माता पिता, आगे पीछे, भला बुरा, अपना पराया, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पास दाल और रोटी लिखिए, इसी तरीके से क्या होगा, भाई और बहन आएगा, ठीक है। इसी तरीके सभी में क्या रहेगा, और करके लिखा गया, तो ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाता है। जब बोलेंगे, कभी कभी पूछ देते हैं कि भाई और बहन का समास विग्रह के, इधर दाल और रोटी का समास विग्रह क्या होगा, तो दाल और रोटी होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे, देखिए, द्वंद्व समास के बाद पढ़ेंगे 5वां नंबर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, बहुत से प्रकार है, लेकिन मेन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं, मतलब पहले पद नहीं, दूसरा पद क्या रहता है, प्रधान। जैसे कि देखिए, इसके अंदर क्या है, और बहुत से प्रकार है, जैसे कि इतना और प्रकार है, आप देख सकते हैं, 1 से लेकर कितने तक है, 7 तक। तो पहला वह समास जिसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कारक विभक्ति चिन्ह है, देखिए, ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, है, अरे, ऐसे शब्द आएंगे, मतलब वहाँ पर क्या लगेगा, तत्पुरुष समास लगेगा। उदाहरण देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। इसके प्रकार जो है, अन्य कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और नत्र तत्पुरुष, ठीक है। इसको याद रखने का जो ट्रिक है क्या है, देखिए, ऐसे बोलते हैं, कर्ता ने कर्म, कर्म के साथ हमेशा क्या रहेगा, को लगा है, को लगा है, मतलब वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कौन सा तत्पुरुष होगा, कर्म, वह तत्पुरुष समास। मान लीजिए कहीं शब्द लिखे हैं, वहाँ से लगा है, ठीक है, उदाहरण में क्या लगेगा, से, तो वहाँ करण तत्पुरुष समास होगा। संपदान के लिए लगा है, मतलब संपदान तत्पुरुष समास। फिर से अपदान तत्पुरुष में क्या होगा, से लगे रहेगा, लेकिन क्या है, यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। संबंध तत्पुरुष में क्या रहता है, काके की आता है, अधिकरण में पर आता है, और नत्र में, अरे, नत्र तत्पुरुष में क्या रहे, पहला पद नकारात्मक होता है, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर आसानी से इसको याद रखने का ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संपदान के लिए अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, नत्र, अरे, ठीक है। अब देखिए, इसको उदाहरण देखते हैं। देखिए, उदाहरण कौन सा है,
देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, सभी के उदाहरण है। माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, यहाँ पर क्या आ गया, को आ गया। और को कौन सा है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, को आ गया मतलब इसमें भी क्या है, लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला, मतलब कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म को आ गया, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्म मतलब यहाँ पर कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। भूख मर्रा, भूख से मरा, यहाँ पर क्या है, करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से आगे मतलब करण तत्पुरुष। लेकिन क्या है, आप तत्पुरुष समास लिख सकते हैं, जब कभी कभी पूछा जाता है तभी बताना पड़ता है। इसी तरीके से ये जो सभी उदाहरण क्या है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत अलग अलग जो है उसी के लिए। तो इसमें कैसे जानेंगे, देखिए को, का, के, की, को, से, के लिए, पर, में, ऐसे शब्द आ रहे हैं। और देखिए लास्ट वाला जो है नत्र तत्पुरुष में क्या रहता है, पहला पद ही क्या है, नकारात्मक रहता है। तो जैसे अकर्मण्य हो गया, मतलब ना कर्म कर्मण्य, अधर्म ना धर्म, अनाथ ना अनाथ, मतलब हमेशा क्या है, निगेटिव शब्द रहेंगे, तो उसको नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें से पहचानने का तरीका है, का, के, की, से, में, पर, इसी को देख के पहचान जाता है कि ये तत्पुरुष समास क्या, और ये क्या है, प्रकार है, लेकिन मेन क्या है, तत्पुरुष समास को याद रखना है। अब देखिए लास्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास। देखिए ये नहीं है, कौन सा, बहुव्रीहि समास कौन सा है, देखते हैं। यह है, देखिए बहुव्रीहि समास, वह समास जिसका दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दे, दोनों पद क्या हो, प्रधान ना हो, अप्रधान हो, उसे बहु समास कहते हैं। जैसे कि देखिए इसमें ट्रिक याद रखना, देवी देवताओं के जो नाम है, साथ ही वीआईपी लोगों के नाम के आगे जो लगता है, यही सब क्या रहता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दोनों पद क्या है, अप्रधान है। जैसे देखिए गजानन, गजानन में आप समझ रहे हैं कि क्या बोलने रहा है, गज जैसा आनन वाला मुख कौन है, गणेश जी, तो ये सब क्या है, बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 मुख वाली कौन है, रावण, मतलब दोनों पद क्या है, अप्रधान है। यहाँ रावण जो गणेश से क्या है, प्रधान हो जा रहा है, मतलब सिर्फ क्या है, दोनों पद अप्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। देवी देवता के नाम या वीआईपी लोगों के नाम इसमें आते हैं। गिरिधर हो गया, लंबोदर हो गया, लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, मतलब गणेश जी भगवान। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान। महावीर, महान है जो भी अर्थात महावीर भगवान। और चतुरानन, 4 है जो मुख अर्थात ब्रह्मा जी। तो ये क्या हो गया अपना बहुव्रीहि समास। इस तरीके से आप समास के बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल। बस क्या है रहता है, उदाहरण को याद रखना है और क्या किसको बोलते हैं उसको याद रखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।